नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूवी एकेडमी में। और हम लोग अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है थर्मोडायनामिक्स। और हमारी जर्नी बहुत तेज़ी से चल रही है थर्मोडायनामिक्स की तरफ। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, लेट्स रिकॉल। हमने थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली है, व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज़ सिस्टम, what is surrounding, what is the definition of system, what are the features a system is having, and what are the boundaries, what are the types of boundaries, rigid boundary, flexible boundary। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में। आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टाइप है, सबसे पहला टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग सिस्टम्स को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो देयर आर three types of system. Number one is closed system, second one is open system, and third one is isolated system. Isolated system. तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज इन ओपन सिस्टम, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोज सिस्टम। व्हाट इज इन क्लोज सिस्टम। तो देखिए, हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ों की हेल्प लेंगे। द वन इज मास ट्रांसफर एंड सेकंड वन इज एनर्जी ट्रांसफर। अगर किसी सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम है। दोबारा से बता देता हूँ, इफ मास ट्रांसफर इज पॉसिबल, दिस इज क्रॉस्ड, मतलब मास ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल एंड एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल, देन हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम है। व्हाट इज एन ओपन सिस्टम, इफ मास ट्रांसफर इज पॉसिबल एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो पॉसिबल, देन वी विल से आवर सिस्टम इज ओपन सिस्टम। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, इफ नाइदर ऑफ मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल, देन आवर सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखते हैं ये क्या है क्लोज सिस्टम। जैसे कि हमने एग्जांपल देखते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो हमने क्या बोला, क्लोज सिस्टम में बेटा ना तो मास ट्रांसफर होगा, ना ही मास ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम में हमने क्या बोला कि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो क्लोज सिस्टम जिसमें कि मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका जो एग्जांपल है हमने लिया है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। तो देखते हैं क्या है। ये देखिए बेटा, ये देखिए मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा दिया। ओके, ये एक मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये पिस्टन मूव कर सकता है और सपोज करिए इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर ऑलरेडी वी हैव कंटेन्ड सम काइंड ऑफ गैस। हमारी यहाँ पर एक गैस है जो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ऑलरेडी फिल करी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी इनलेट वाल्व्स या आउटलेट वाल्व्स, हम कह रहे हैं विदाउट वाल्व्स, कोई वाल्व नहीं है। तो क्या कोई तरीका है कि मैं इस गैस के वॉल्यूम में या मास में कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकूं? नॉट इन वॉल्यूम, इन मास। अगर यहां पर 1 किलोग्राम गैस अवेलेबल है तो ये मास जो है यहां पर फिक्स रहेगा। इन एनी पॉसिबल वे वी कैन नॉट इंक्रीज द मास ऑफ दिस गैस बिकॉज इट इज ए क्लोज सिस्टम। हाउ इट इज क्लोज, देखिए ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये तीनों बाउंड्री हमारी रिजिड है, लेकिन ये पिस्टन मूव जरूर कर सकता है। मूव करेगा तो इस गैस का जो वॉल्यूम है बेटा, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। बट व्हाट अबाउट मास, मास इज फिक्स्ड, मास इज नॉट चेंज इन दिस सिस्टम। तो यहां पर क्लोज सिस्टम में बेटा हमारा मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो दैट्स व्हाई क्लोज सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज कंट्रोल मास सिस्टम। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल mass system. Why it is called control mass system? Because in closed system there is no way possible we can extract or add any substance. That's why mass remains constant and it is known as closed system. Now थिंक अबाउट इट एनर्जी ट्रांसफर। अभी हम आगे डील करेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर कितने तरीके से पॉसिबल है। तो वी कैन ट्रांसफर एनर्जी इन 2 वेज।
आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो अगर अभी देखिए हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, सपोज करिए मैं इस गैस को इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूं, तो जब मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये जो गैस है ये एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, ये पिस्टन मूव करेगा, ये पिस्टन मूव करके बेटा कहां जाएगा, लेट से इस पोजीशन पे आ जाएगा, लेट से दिस इज माय पोजीशन नंबर 1, दिस इज माय पोजीशन नंबर 2। तो आप देखेंगे कि पहले जो वॉल्यूम था बेटा यहां से लेके यहां तक, ये था मेरा V1, अब मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V2। तो मैं देख रहा हूं कि जब हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जब हम एनर्जी दे पा रहे हैं, जब हम सिस्टम में एनर्जी को दे पा रहे हैं, तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट द मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्लोज सिस्टम में इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर मास। क्लोज सिस्टम क्लियर। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व्स। अब आते हैं हमारा ओपन सिस्टम पे। अब ये ओपन सिस्टम में हमने बात करी थी, दोनों चीजें पॉसिबल है। देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, बॉयलर एटसेट्रा, यानी कि वो सारी डिवाइसेस जिसमें ये दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल हो, यानी कि मास ट्रांसफर भी हो सकता हो और एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकती हो। तो इनमें से देखिए एक एग्जांपल को हम उठा लेते हैं, लेट्स से टरबाइन। देखिए टरबाइन कुछ इस तरह से हम लोग सिंबल डिनोट करते हैं टरबाइन का, लेट्स से इट इज टी फॉर टरबाइन। तो देखिए टरबाइन में क्या होता है बेटा, हमारा जो फ्लूइड आता है, जैसे स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करें तो एक इनलेट होता है, यहां पर ये हमारा इनलेट है, यहां से हमारी स्टीम इन हो सकती है, और ये हमारा क्या होता है यहां पर आउटलेट, जहां से हमारी स्टीम बाहर जा सकती है। और इस प्रोसेस में जो स्टीम इन हो रही है या आउट हो रही है, या हाइड्रोलिक टरबाइन की अगर मैं बात करूं, पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, तो वो वाटर आप देख रहे हैं यहां से कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज कमिंग एंड इट इज लिविंग, इट मींस सम मास इज कमिंग इनटू द सिस्टम एंड लीव टू द सिस्टम। तो आप कह रहे हैं कि यहां पर मास ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो पानी आ रहा हो, चाहे वो हमारी स्टीम आ रही हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर एक इनलेट है और एक आउटलेट है, यानी कि एनी डिवाइसेस व्हिच हैज इनलेट है, यहां पर के मास ट्रांसफर के लिए अरेंजमेंट अवेलेबल है, यू हैव अरेंजमेंट फॉर मास ट्रांसफर, इनपुट एंड आउटपुट की फॉर्म में। तो इवन देयर इज इनपुट ओनली, तो लेकिन अगर मास आ सकता है और जा सकता है तो हम बोलेंगे कि मास ट्रांसफर पॉसिबल है। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, वी कैन ऑल्सो सप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी टू दिस सिस्टम, as it is also possible। तो it is a case of open system। लेकिन देखिए बेटा यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर कोई मास मेरा आ रहा है, ये जो टरबाइन है ये मेरा क्या है बेटा, सिस्टम है। ये जो टरबाइन की जो बाउंड्री है, ये जो टरबाइन की जो बाउंड्री है बेटा, ये जो टरबाइन की बाउंड्री है, ये मेरा क्या है बेटा, सिस्टम है। ये जो टरबाइन की बाउंड्री है ये मेरा क्या है, सिस्टम है। तो अगर आप देखें मास आ रहा है और मास जा रहा है, यानी कि इन मास इज कमिंग, मास इज आउट, तो मास तो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ ये जो रेड कलर की बाउंड्री से मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा सिस्टम है, अगर मेरा फोकस इस सिस्टम पर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस बाउंड्री के अंदर जो वॉल्यूम है, इस बाउंड्री के अंदर जो वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो मेरा क्या हो गया बेटा, फिक्स हो गया, यानी कंट्रोल्ड हो गया। अगर मैं किसी भी सिस्टम की बाउंड्रीज को अपना बाउंड्री बना के उसको बोलूं कि मेरी स्टडीज पे फोकस्ड है, तो इस बाउंड्री के अंदर जो भी शेप का वो है, तो जो भी वो वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा इसमें, कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट, तो ओपन सिस्टम का एक और नाम हो जाएगा बेटा, क्या नाम हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम के नाम से। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए ऐसा सिस्टम ना तो जिसमें इनलेट आउटलेट का अरेंजमेंट आपने किया हो, ना तो उसमें मास आ सकता है ना जा सकता है, और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, तो एक हम आइडल केस में मान सकते हैं, लेट्स से यूनिवर्स, बिकॉज एवरीथिंग लाइज इनसाइड अ यूनिवर्स। हमने कल देखा था सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड होल ऑफ द थिंग्स
सिस्टम प्लस सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्स। अगर सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही है, मान लीजिए बेटा ये मेरा बोर्ड जो है ये मेरा यूनिवर्स है, तो इसी के अंदर ये मेरा एक छोटा सा सिस्टम है, ये मेरा एक छोटा सा सिस्टम है, और इसके बाहर ये जो पूरा बोर्ड है ये मेरी क्या है, सराउंडिंग्स, और ये जो बोर्ड की बाउंड्रीज हैं बेटा ये मेरा क्या है, यूनिवर्स। तो अगर कोई भी इंटरेक्शन होगा मास ट्रांसफर का या एनर्जी ट्रांसफर का, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होगा। आप देखें, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, इट कैन बी पॉसिबल आइदर मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या कोई भी चीज इस बाउंड्री को क्रॉस करके जाएगी? नो। यानी कि मास ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर किसके बीच में पॉसिबल है बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यानी कोई भी चीज हमारी इस बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं जा रही है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज इस बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं जा रही है, यानी सब कुछ यूनिवर्स के अंदर लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज एवरीथिंग लाइज इनसाइड द सिस्टम, नथिंग इज क्रॉसिंग द बाउंड्री। अभी हम आगे देखेंगे कि बाउंड्री क्रॉस करने पर ही वर्क और एनर्जी हीट ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पर ये समझ में आ गया। दूसरा एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लीजिए, सभी लोग कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, तो थर्मो फ्लास्क करके हम लोग कप वगैरह या बोतल्स वगैरह लेके आते हैं, और वो कंपनी वाले बोलते हैं कि इसमें बेटा 12 घंटे तक चाय जो है गर्म रहेगी या कॉफ़ी जो है गर्म रहेगी। तो आइडल केस में आप देखते हैं कि 12 घंटे तक अगर आपने उसमें आज सुबह कॉफ़ी डाली है, तो शाम तक वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर हम कुछ एनर्जी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दें, तो हम कह सकते हैं हॉट कॉफ़ी इन ए वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। तो अगर मैंने एक वेल इंसुलेटेड फ्लास्क लिया है बेटा, ये मैंने इंसुलेटेड फ्लास्क ले लिया, और अगर इसके अंदर मैं कॉफी को रख दूं, वैसे आइडियल केस में हम लोग इंसुलेशन करते जरूर है, लेकिन देयर आर सम लॉसेस, अगर हम उनको नेग्लेक्ट कर दें, तो अगर ये कॉफी इस वेल इंसुलेटेड फ्लास्क के अंदर रखी हुई है, या चाय रखी हुई है, या दूध रखी हुई है, तो जितना टेम्परेचर इसका मेंटेन था वही रहेगा। यानी कि इसके टेम्परेचर में आइडल केस में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉफी इन दिस फ्लास्क, यानी द कॉफी और टी इन दिस वेल इंसुलेटेड फ्लास्क इज ट्रीटेड, कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गए अच्छे से। व्हाट इज क्लोज सिस्टम, ऑल्सो नोन एज कंट्रोल मास सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम, ऑल्सो नोन एज कंट्रोल volume system, and isolated system, nothing can be possible, no mass transfer and energy transfer. Okay, important topic, macroscopic and microscopic. Micro and macroscopic, micro and macro, माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, हम थर्मोडायनामिक्स में जब भी स्टडी करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को आप पकड़ के देख रहे हैं। यानी माइक्रोस्कोप जैसे आप देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप चीज से लगा के जो हम लोग लैब्स वगैरह में देखते हैं, तो कोई भी छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी विल डील या फिर वी विल स्टडी द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर। यानी कि हमारे पास अगर एक सिस्टम है और उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन एक एक मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को अगर हम स्टडी करने लगें, तो उस तरह की अप्रोच को हम बोलते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एंड दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंटेनर में 1 लीटर ऑफ वाटर रखा हुआ है, आप इसकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच करो, तो 1 लीटर वाटर कंस्टिट्यूट सो मेनी मॉलिक्यूल्स एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बात ये आती है कि ये टेक्निक कब काम में आएगी या कब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को बात करेंगे। तो ये बेटा हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ लो डेंसिटीज, वेन एवर द डेंसिटीज आर लो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, जब आप माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, तो जो डेंसिटी है एयर की या गैसेस की, जनरली हम लोग गैसेस की स्टडी करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी लेस। इन दैट केस वी कैन एनालाइज ईच एंड एवरी मॉलिक्यूलर ऑफ द सिस्टम। तो उस केस में हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी आती है
मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। हम यहां पर एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, द एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो हमारे सिस्टम के अंदर, कोई भी हम सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम के अंदर हमारी गैस है, तो जो भी जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका एवरेज बिहेवियर क्या है, यहां पर हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन बट एवरेज बिहेवियर इज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज बिहेवियर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो इस तरह की अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और यही अप्रोच हमको पढ़नी है। हम लोग एवरेज बिहेवियर को कंसीडर करते हुए स्टडी करते हैं, ना कि एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ते हुए स्टडी करते हैं। तो आई होप ये दोनों समझ में आ गई होंगी, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस है। तो यहां पर हम कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो उसके लिए बेटा 3 तरह के इक्विलिब्रियम कंसीडर होना जरूरी है। व्हेनेवर अ सिस्टम इज कंसीडर इट कैन बी सेड एज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन नंबर 1 इट शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर हम किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो इट शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो सिस्टम है जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं तो सिस्टम शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। किसके साथ इक्वालिटी, अगर हम किसी और सिस्टम के साथ उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है, हम बोल रहे हैं ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे, अगर इसका टेम्परेचर भी T1 केल्विन है और इसका टेम्परेचर भी T1 केल्विन है, तो हम देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो हम बोलेंगे ये दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। सेकेंड पॉइंट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये दो सिस्टम में बोल रहा हूं कि बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, बोथ द सिस्टम आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर और इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस। यानी कि इस पे भी अगर कोई फोर्स लग रहा है, इस पे भी अगर कोई फोर्स लग रहा है, तो दोनों पे एक ही तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। यानी कि अगर मैं काउंट करूं, कैलकुलेट करूं द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर ऑन द सिस्टम, तो अगर इस सिस्टम पे P प्रेशर है P1 और इस सिस्टम पे भी P1 प्रेशर है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों का जो प्रेशर है वो भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ प्रेशर्स है, तो ये दोनों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है। तीसरा होता है केमिकल इक्वेशन। इट इज नॉट केमिकल इक्वेशन, इट इज, ये गलत लिख गया है यहाँ पर, इट इज नॉट इक्वेशंस, दे आर इक्विलिब्रियम, दे आर इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, थर्मल इक्वेशंस नहीं है ये, इसको करेक्ट कर लीजिए, दे आर इक्विलिब्रियम, ऑल 3 आर इक्विलिब्रियम। ओके, तो इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, इट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। वो टाइपिंग एरर हो गया है, इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ये भी हम अभी आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे जब हम प्योर सबस्टेंस पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है, दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइपिंग एरर हो गया था, लेट इट बी करेक्ट। तो अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये तीनों इक्विलिब्रियम हमारे एग्जिस्ट करेंगे। नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, which is our pure substances. Pure substances, ये प्योर सबस्टेंस क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां पर जो हम प्योर सबस्टेंसेस को बताने वाले हैं, यहां पर हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्योर सबस्टेंस, लेकिन इसकी जो पूरी एनालिसिस है, जब हम स्टीम टेबल पढ़ते हैं, सारे पीवी डायग्राम्स, पीवीटी डायग्राम्स पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो यहाँ पर अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं प्योर सबस्टेंसेस से, कि प्योर सबस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्योर सबस्टेंस। अ सबस्टेंस इज सेड टू बी अ प्योर सबस्टेंस इफ इट इज होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड ऑल्सो होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज क्या है, प्योर सबस्टेंसेस के लिए क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन, सॉरी नॉट केमिकल, होमोजीनियस इन कंपोजिशन, होमोजीनियस इन केमिकल
composition. First thing is it should be homogeneous in chemical composition. Second thing is homogeneous in chemical aggregation. There are two things associated with a pure substance. Number one is chemical composition. क्या होना चाहिए, जो भी हम substance ले रहे हैं वो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, अगर मान लीजिए मैंने एक बीकर में कोई सब्सटेंस लिया है, अगर मैं कहीं से भी उसके कुछ भी पार्टिकल या कुछ भी मॉलिक्यूल्स को उठाऊं तो थ्रू आउट द सब्सटेंस द कंपोजिशन शुड नॉट चेंज. उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे कि एक बीकर में पानी भरा है या एक बाल्टी में पानी है, तो पानी आप चाहे बॉटम से उठाएं या बीच में से उठाएं या ऊपर से उठाएं, तो केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका H2O. तो हर जगह वो H2O ही रहने वाला है, वो चेंज होने वाला नहीं है. दैट इज केमिकल कंपोजिशन. होमोजिनिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. सेकेंड इज केमिकल एग्रेशन. तो केमिकल एग्रेशन का मतलब होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग किस तरह से, जरा इसका एक एग्जाम्पल देखें. देखो बेटा यहां देखिए, यहां पर एक बीकर में मेरे पास ये क्या है, वाटर है. एक बीकर है, इसमें क्या है, वाटर. तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O. तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, क्या ये होमोजीनियस है इन केमिकल कंपोजिशन में. यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, और जितने भी जगह ये मैंने निशान बनाए हैं हर जगह वो क्या है, H2O. एंड व्हाट इज द बॉन्डिंग या व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. यहां पर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है. तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन अगर मैं देखूं तो बेटा कितना है, 2:1 है. ये 2:1 है और इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग है. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, दे आर बॉन्डेड. तो देयर इज ए कंपोजिशन ऑफ 2:1 बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड थ्रू आउट इट इज बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म वाटर. तो ये हम बोल सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में होमोजीनियस भी है और होमोजीनियस है केमिकल एग्रेशन में भी. अब जरा एक और सब्सटेंस ले लेते हैं. एक और कंटेनर ले लिया आपने, यहां पे बेटा आपने भर दिया वाटर. ये कंपार्टमेंट लगाया, इसमें क्या भर दिया, पानी. यहां पर कंपार्टमेंट लगाया आपने, यहां पे एक हाइड्रोजन गैस डाल दी और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डाल दिया या ऑक्सीजन डाल दिया O. तो यहां पर आप देखें, यहां पर थ्रू आउट द सब्सटेंस क्या है, पानी है. इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ये कंपार्टमेंट हटा लीजिए, इसको मिक्स कर देते हैं, इस कंपार्टमेंट को डॉटेड कर देते हैं सो दैट दे कैन बी मिक्स. यहां पर हमने बंद कर दिया. तो यहां पर जो पानी है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, H2O. तो कहीं भी आप देखोगे तो H2O 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 ही मिलेगा. तो यहां पर जो केमिकल एग्रेशन, जो बॉन्डिंग है वो कितने रेशियो में है बेटा, 2:1 में है. लेकिन यहां पर क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, क्या इज देयर इन एनी केमिकल बॉन्डिंग, क्या कहीं भी, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं केमिकल एग्रेशन मींस बॉन्डिंग, क्या यहां पर कोई बॉन्डिंग हो रही है. यहां पर आप देखें तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2. ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1. तो रेशियो तो है 2:1 तो है, इसके जैसा तो है, इसके जैसा तो है, लेकिन आपस में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है. मींस देयर इज नो केमिकल एग्रीगेशन, देयर इज नो बॉन्डिंग. तो हम बोलेंगे कि ये जो पूरा सब्सटेंस है वाटर एंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था समझने के लिए कि व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस. अभी हम इसको और डिटेल में जाके देखेंगे कि कैसे हम लोग मिक्सचर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं, या सिंगल फेज में है तो क्या होमोजीनियस है या नहीं, अभी हम प्योर है या नहीं, अभी हम देखेंगे. तो समझ में आ गया व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस. देखिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं. किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए, फॉर ए सब्सटेंस टू बी प्योर इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट कुड बी इन वन फेज. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस है और वो प्योर है तो वो एक ही फेज में होगा. ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इट कैन बी इन मोर देन वन फेजेस ऑल्सो. तो अ प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेजेस. अभी हम आगे देख रहे हैं तो एक से ज्यादा फेज में भी प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या लिया है, लिक्विड एयर या गैसियस एयर. जैसे मैं इस कमरे में हूं
तो जो एयर है वो किस फॉर्मेट में है इस समय, गैसियस फॉर्मेट में है। तो गैसियस एयर या लिक्विड एयर इज ए प्योर सब्सटेंस। अभी हम आगे देखेंगे, ये एक एग्जांपल है। गैसियस कंबस्शन प्रोडक्ट्स आर आल्सो नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। तो इसको जरा थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हमने एक थोड़ा मोटा मोटा देख लिया कि सर आप कह रहे हैं कि होमोजीनियस हो केमिकल कंपोजिशन में या होमोजीनियस हो केमिकल एग्रेशन में। जरा एक और देख लो एग्जांपल, यहां पे एक और कंटेनर ले लो, यहां पार्टीशन कर दीजिए, यहां आप वाटर डाल दीजिए। अब यहां पे आपने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इस फॉर्मेट में ले लिया, H2 प्लस O2। तो यहां पर तो बेटा H2O है और यहां पर जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1। लेकिन यहां पर आप देखें तो क्या बनेगा, 2:2, दैट इज 1:1। तो ये तो पहले ही पॉइंट पे फेल हो गया। ये जो बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये तो यही मैच नहीं कर रहा। यहां पर कम से कम मैच तो कर रहा था, तो ये मैच ही नहीं कर रहा, तो ये भी प्योर सब्सटेंस हमारा नहीं है। और इसको जरा गहराई में समझते हैं और एग्जांपल। चलिए, जैसे कि अभी हमने बात करी प्योर सब्सटेंसेस के लिए हमने दो चीज बताई, इट शुड बी होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड शुड बी होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। तो देखिए प्योर सब्सटेंस, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्योर एंड इम्प्योर फ्लूइड्स की, यानी कि क्या प्योर फ्लूइड्स होंगे। फ्लूइड्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच हैव अ प्रॉपर्टी टू फ्लो। जनरली लिक्विड और गैसेस हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, यानी अदर देन सॉलिड दोज आर नोन एज फ्लूइड विच कैन फ्लो। द टेंडेंसी ऑफ any substance have a tendency to flow is known as fluid। तो ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं व्हाट आर द प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। देखिए हमने क्या किया है, यहां पर दो कंटेनर लिए हैं। पहले कंटेनर में आप देख रहे होंगे लिक्विड फॉर्म में वाटर है, और दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया है, गैसियस एयर, यानी कि गैस ली है, सॉरी एयर ली है, जो कि हमारी गैसियस फॉर्मेट में है। अगर हम किसी भी गैस को कंप्रेस करते जाएं, प्रेशर बढ़ाते जाएं, तो एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इट विल रिड्यूस टू इन द लिक्विड फॉर्म। तो यहां पर हम लोग गैस ले रहे हैं, जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर हमारी एयर है उसको ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अ सब्सटेंस विद अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, जैसे पानी की हमने बात करी थी, तो लिक्विड वाटर है हमारे पास, तो हमने पानी की बात करी थी बेटा यहां पर। तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में थ्रू आउट क्या भरा हुआ है, पानी। तो इसका कंपोजिशन, थ्रू आउट कंपोजिशन क्या रहने वाला है, H2O ही रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पानी है, वाटर इन अ सिंगल फेज कैन बी अ प्योर सब्सटेंस। तो यहां पर हमारा वाटर क्या हो गया बेटा, प्योर सब्सटेंस हो गया। अब बात करते हैं एयर की। तो एयर एक सिंगल कंपोनेंट से तो मिलके बनी नहीं है। एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेस ऑल्सो। तो एयर बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, दो इट इज अ मिक्सचर, बट गैसियस एयर कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्योर फ्लूइड, प्योर सब्सटेंस। तो आप देख सकते हैं कि अगर एयर को मैं एक सिंगल फेज में काउंट करूं, या तो गैसियस फेज में या लिक्विड फेज में, जब तक वो एक सिंगल फेज में है तो वो मेरा प्योर सब्सटेंस हो सकता है। तो मिक्सचर, और देखिए एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस बट स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ प्योर फ्लूइड इन ए सिंगल फेज। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सिंगल फेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक मेरी एयर एक सिंगल फेज में है तो इट कैन बी ट्रीटेड एज प्योर फ्लूइड या प्योर सब्सटेंसेस। तो गैसियस एयर या लिक्विड एयर। देखिए यहां पर अब हमने एक थिंकिंग के लिए आपके लिए छोड़ा है, व्हाट अबाउट ए फेज मिक्सचर। अगर हमारी गैस या एयर लिक्विड भी हो और गैसियस भी हो, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, यानी लिक्विड एयर ले लूं या गैसियस एयर ले लूं, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो क्या वो मेरा प्योर सब्सटेंस होगा। देखते हैं, लेट्स सी इट। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा फेजेस की बात कर रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा जो वाटर और एयर था वो सिंगल फेजेस में थे। अब हम पानी को भी दो फेजेस में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और गैस को भी, यानी एयर जो है हमारी, उसको भी दो फेजेस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखें क्या होगा, उस डायग्राम को देखें। ये पानी है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, कंटेनर को हमने बंद करके यहां पे बंद कर दिया, और यहां पे वाटर वेपर है। ये जो वेपर है ये बेटा किसकी है, वाटर की वेपर है। तो यहां पे जो पानी है उसका भी क्या है कंपोजिशन, H2O। यही वाटर की वेपर यहां पर है, वाटर वेपर यहां पर है, इसका भी कंपोजिशन क्या होगा, H2O। क्योंकि पानी की, बेटा इसका कंपोजिशन तो चेंज होगा नहीं,
वेपर बन गया, स्टीम बन गया, रहेगा तो पानी का ही फॉर्मूला H2O। तो आप देख रहे हैं, तो जब हम मिक्सचर ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वाटर एंड वाटर वेपर इट इज अ प्योर सबस्टेंस। व्हाई? बिकॉज H2O यहां पर भी बॉन्डेड थे, H2O यहां पर भी बॉन्डेड है। यहां भी जो केमिकल बॉन्डिंग है किस रेशियो में है? 2:1 में है। यहां पर भी केमिकल बॉन्डिंग किस रेशियो में है? 2 रेशियो। इज अ प्योर सबस्टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट अबाउट एयर। अब हमने क्या किया है बेटा, एक कंटेनर लिया, ये मेरा कंटेनर है, यहां पर तो जो मेरी, ये हमने बंद कर दिया कंटेनर को ऊपर से, यहां पर जो मेरी एयर है वो किस फॉर्मेट में है बेटा? गैसियस फॉर्मेट में है। और यहां जो नीचे है वो किस फॉर्मेट में है? लिक्विड फॉर्मेट में। ऑब्वियसली लिक्विड भारी होता है तो नीचे आ जाएगा। तो यहां पे जो एयर है ये एयर के लिए बना रहे हैं हम। किसके लिए बना रहे हैं? एयर के लिए। यू कैन सी ऑल्सो देयर। तो यहां पर जो है नीचे जो है हमारा लिक्विड एयर है और यहां पर हमारा गैसियस एयर है। दो ये भी एयर है, ये भी एयर है, बट इनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है। गैसियस फॉर्मेट में तो कई सारी, ये भी कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, ये भी कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन जब ये गैस से लिक्विड फॉर्म में आता है तो इनका केमिकल एग्रेशन यानी एग्रीगेशन यानी बॉन्डिंग इट माइट बी चेंज, इट मे बी चेंज। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर तो रिमेन सेम रहा, लेकिन एयर के केस में क्या होगा? अ मिक्सचर ऑफ गैसियस एयर एंड लिक्विड एयर डू नॉट हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। यहां पर हमने क्या देखा था पानी के केसेस में कि जो केमिकल कंपोजिशन है पानी का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो H2O है, लेकिन एयर के केस में जब वो लिक्विड फेज में है या गैसियस फेज में है तो उसका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई एयर इन 2 फेज इज नॉट अ प्योर सबस्टेंस। हमारा पानी 2 फेज में प्योर सबस्टेंस हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर हो गया फंडा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम तीनों की बात करते हैं। पानी हमारा सॉलिड फेज में भी हो सकता है, आइस के फॉर्मेट में। चलिए अब जरा 2 से 3 फेज की तरफ आते हैं। तो पानी जो हमारा है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस में हो सकता है आइस की फॉर्मेट में। तो देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं एक तरफ एयर को, एक तरफ वाटर को, और उनके लेवल बाय लेवल हम लोग क्या कर रहे हैं? फेजेस को बढ़ा रहे हैं। देखिए यहां पर मेरी सिंगल फेज में है गैस, एयर किस फेज में है? गैसियस फेज में। अगर जब तक मेरी जो एयर है वो एक सिंगल फेज में रहेगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा? प्योर फ्लूइड या प्योर सब्सटेंस। यहां पर मैंने 2 फेज में कर दिया, ये एयर के लिए है 2 फेजेस में, या फिर मैंने 3 फेजेस में इसको कर दिया, तो चाहे वो 2 फेज में हो चाहे वो 3 फेजेस में हो, तो ये पूरा का पूरा कॉलम मेरा क्या बन जाएगा? इम्प्योर। इट इज नॉट प्योर सबस्टेंस। तो यहां पर देखें आप प्योर बन गया। लेकिन बात करें पानी की, देखें बेटा सिंगल फेज में था, हमने देखा एग्जांपल H2O है, 2 फेज में है लिक्विड और वेपर में तब भी H2O है। अगर 3 फेज में है आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड, स्टीम वेपर, अगर वो तीनों फेज में भी है तब भी जो कंपोजिशन है H2O ही है, यानी बॉन्डिंग अभी भी H2O ही है, 2:1 ही है। तो इट मींस वाटर इन ऑल 3 फेजेस इज अ प्योर सबस्टेंस। सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज, इन तीनों फेजेस में हमारा पानी क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जो हमारी एयर है, जो हमारी गैस है, वो क्या है हमारी? इट इज नॉट अ प्योर सबस्टेंस अंटिल इट इज नॉट इन अ सिंगल फेज। हम क्यों बात कर रहे हैं यहां पर? ये 2 एग्जाम्पल की ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम इन्हीं दोनों फ्लूइड्स की बात करते हैं। अभी जब हम अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वाटर से जब स्टीम बना रहे हैं तब हम वाटर का यूज कर रहे हैं टरबाइन को चलाने के लिए, या जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में मशीन्स में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक टरबाइंस पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे तब भी हम क्या कर रहे हैं? पानी का यूज कर रहे हैं। तो पानी एक सबस्टेंस हो गया। एयर का कहां पे यूज करते हैं? जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की बात करेंगे, जब हम एयर स्टैंडर्ड की साइकिल की बात करेंगे तो वहां पर हमारा वर्किंग फ्लूइड कौन सा होता है बेटा? एयर होता है। तो दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग फ्लूइड्स, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ दीज 2। अदरवाइज आप और कोई एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ, कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एयर और वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, नाउ कम टू द इंजीनियरिंग फ्लूइड्स, एयर एंड वाटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
engineering fluids. That's why we have taken the example of engineering fluids. देखिए सबसे पहले हम एयर की बात करते हैं, तो हमने क्या अज्यूम किया है, इट इज अज्यूम टू बी अ सिंगल कंपोनेंट दो इट इज अ मिक्सचर। तो सबसे पहले जब हम इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो क्या अज्यूम कर लेते हैं कि बेटा ये एक सिंगल कंपोनेंट में है, दो इट इज अ मिक्सचर, तो हमने ये अज्यूम कर रखा है। सेकेंड पॉइंट, रिमेन्स कंप्लीटली इन गैसियस फॉर्म नियर एम्बिएंट कंडीशन। एम्बिएंट कंडीशन नॉर्मली जैसे मैं हूं तो जो आइडियल कंडीशंस हैं, मैं रूम टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं, तो जो हमारे सराउंडिंग की जो कंडीशंस हैं दे आर नोन एज एम्बिएंट। एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग, तो जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, हम एसटीपी एनटीपी की भी बात करेंगे, तो जो हमारे एम्बिएंट कंडीशंस हैं, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे आसपास जो एयर है वो किस फॉर्मेट में है, वो किस फेज में है, वो गैसियस फेज में है। तो एयर नॉर्मली जो एम्बिएंट कंडीशन पे है वो गैसियस फेज में रहती है। ओके, थर्ड पॉइंट, assume to be an ideal gas for analysis purpose। हम देखेंगे air is treated as an ideal gas। थर्मोडायनामिक्स में आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको आगे भी देखेंगे। तो एयर इज वन ऑफ द अवर आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड को लेते हुए हम कभी सारी डेरिवेशंस भी ड्राइव करेंगे। तो एयर इज वन ऑफ देम, एयर इज कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस। नाउ कम टू वाटर, कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल द थ्री फेसेस। आप देख सकते हैं सॉलिड फॉर्म में आइस के फॉर्मेट में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर के फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं, जो वेपर बनाते हैं, इसकी गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म, उसका स्पेशल नाम क्या होता है बेटा, स्टीम। किसी भी सबस्टेंस को आप इवेपोरेट करें तो वो अगर गैसियस फॉर्मेट में बन जाता है तो वो कहलाती है उसकी वेपर्स। लेकिन वाटर की जो वेपर्स है उसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, वो क्या है हमारा, स्टीम। तो वाटर वेपर आर ऑल्सो नोन एज स्टीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं स्टीम की। हम पूरा प्योर सबस्टेंस स्टडी करेंगे, प्योर सबस्टेंस स्टीम टेबल्स, न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो वहां पर ये काम आएगा सारा, मोलियर डायग्राम, पीवीटी डायग्राम, सब कुछ। तो स्टीम इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि हमें पूरी की पूरी टर्बाइंस भी पढ़नी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वाटर एज ए फ्लूइड, अगर आप देखें कि आप घर में जनरली देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जनरली हमारी आइस फ्रीज हो जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के रेंज में इजीली अटेनेबल टेम्परेचर है। हम वाटर को आराम से इस रेंज में यूज कर सकते हैं, आराम से इस टेम्परेचर पे घुमा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, 2 और 3 फेज मिक्सचर ऑफ वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। अभी हमने देखा सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज जो वाटर के हैं वो क्या है, हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। पॉइंट नंबर 3, फेज ट्रांजिशन ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर आर नियर एट एम्बिएंट कंडीशन एंड डिस्टिंक्टली विजिबल। पानी के जब हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, लिक्विड या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फेज में, तो नियर अबाउट एम्बिएंट कंडीशन पे दे आर इजीली विजिबल। आप घर में लीजिए एक पानी, बर्फ का टुकड़ा लीजिए, थोड़ी देर उसको बाहर रख दीजिए, वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। तो एम्बिएंट कंडीशन पे वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बना, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फेज का, और आपको दिख भी रहा है आंखों से। पानी को उबालना शुरू कर दीजिए, उबालते रहिए, क्या होगा, सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। या बाहर छोड़ दीजिए, कपड़े सुखाते हैं, पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या हो गया, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन लिक्विड फेज से क्या चला गया, गैसियस फेज में। तो एम्बिएंट कंडीशन पे नियर अबाउट 1 एटमॉस्फेरिक, भाई आसपास जो मेरे सराउंडिंग्स है वो उसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक। ओके, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है अभी हम देखेंगे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये डिस्टिंक्टली विजिबल है, सारे फेज ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल है इजीली। नाउ ईच फेज ऑफ वाटर हैज सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन। अभी मैंने आपसे बात करी थी, वी हैव वाटर टर्बाइंस, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, वी कैन डायरेक्टली यूज वाटर, वी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म, स्टीम फॉर्म, दैट इज स्टीम। तो स्टीम टर्बाइंस हैं, तो वेरियस एप्लीकेशंस हैं वाटर के, एयर के भी हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दीज टू।